हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा जो सैलरीज चैप्टर चल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, उस चैप्टर का पर्क टॉपिक है हमारा एक पर्क्विस्ट। इस टॉपिक को कवर करेंगे। एंड गाइस, ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, तो इसके 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ जितनी भी जाएंगे, हम लोगों ने टॉपिक क्लैरिटी करनी है। सो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करें। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट है, टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्क। ठीक है, इस टेबल के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। जैसे हम लोगों ने इससे पहले अलाउंसेस किया था तो उसके अंदर भी एक ऐसा ही टेबल था, सेम ऐसे ही पर्क के अंदर है। इसमें भी एग्जम्प्टेड होते हैं, कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो टोटली एग्जम्प्ट होती हैं, जिनके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता। कुछ होती हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होती हैं और कुछ होती हैं जो पार्शियली टैक्सेबल होती हैं, सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा आज की वीडियो में टॉपिक कवर होने जा रहा है ना, ज़्यादातर जो हमारा आज की वीडियो बेस है जिसके ऊपर, वो रेंट फ्री हाउस है। एक टॉपिक पूरा इसी के ऊपर, जो रेंट फ्री के ऊपर टैक्सेबिलिटी अप्लाई होती है, इसी के ऊपर है। एंड आफ्टर दैट इसके हमारे इसी वीडियो में कवर अप हो जाएगा जो टॉपिक, वो है हमारा होटल एकोमोडेशन के रिलेटेड। इसी के अंदर आता है, पर्क के अंदर होटल एकोमोडेशन से रिलेटेड, वो भी कवर हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टेबल को अगर आपको करना है तो आप लर्न कर सकते हो, बट जैसे जैसे आप टॉपिक करोगे आई थिंक आपको वैसे वैसे ये रिवाइज होता जाएगा। इसमें एक ये मेडिकल का पॉइंट है, यहाँ पे है टाइप्स में, ये मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो जब तक आप एग्जाम्पल के साथ समझोगे नहीं, आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप लोग थोड़ा करो कि अगर आपको लर्न करना है आप कर सकते हो, नो डाउट। बट मेरे मानना है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, लर्न टॉपिक खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके साथ एक वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ एक टेबल। और ये टेबल हमारा पूरी वीडियो आज की इसी के बेस पर है, काफ़ी हद तक 80% वीडियो इसी टेबल के बेस पर है। 20% पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊँगी, तो वो आपको ध्यान से सुनने हैं। फर्स्ट हम लोग देखिए, मैंने बताया हमारा बेसिक रेंट फ्री एकोमोडेशंस के ऊपर है, जो मैंने आपको बताया, तो उसी के ऊपर ही चलेगी ये वीडियो, ध्यान रखिएगा। अब ये रेंट फ्री एकोमोडेशंस है, एक है हमारी अनफर्निश्ड, एक है हमारी नीचे आ जाएगी यहाँ पे फर्निश्ड। अब इस टेबल को पहले समझ लीजिए, देन हम लोग इसकी अप्लाई देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस में कैसे एप्लीकेबल है ये। रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड, केस 1 है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, केस 2 है फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, केस 1 में क्या होता है, जो लाइसेंस फ्री और रेंट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। केस 1 में क्या होता है, जो हाउस का रेंट होता है ना, जो कंपनी प्रोवाइड करती है हम लोगों को, या हाउस प्रोवाइड करती है, रेंट पे हाउस खरीद के देती है, उसका हाउस का रेंट फिक्स गवर्नमेंट कर देती है ऑलरेडी। ठीक है, कंपनी नहीं डिसाइड करती, उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया होता है। ठीक है, फिर चाहे वो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर खरीद रहा है, चाहे उसने नहीं खरीदी हुई। अब ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा कि उसने खरीदी है कि नहीं खरीदी। जब ये देखोगे ना आप, इसमें 2 पॉइंट्स है, देखो, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एकोमोडेशन नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाहे वो उसने खरीदी है चाहे नहीं खरीदी, बट अमाउंट ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लैरिटी होगी इसकी थोड़ी सी। केस 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, केस 2 है हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में क्या है, एक एकोमोडेशन क्या होती है, जो घर है जो कंपनी के एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया गया है, वो कंपनी के ओनर ने खुद का खरीद के रखा हुआ है। अकोमोडेशन जो दी है वो ओन्ड की हुई है, खरीदी हुई है एम्प्लॉयर ने। ठीक है, और दूसरी एकोमोडेशन है टेकन ऑन हायर, मतलब रेंट पे ली हुई है बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने रेंट पे घर लेके आगे अपने एम्प्लॉय को दे दिया कि तू रह ले। ठीक है, हायर पे की ली हुई है। अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर केस आता है कि उसने खरीदी हुई है, ओन्ड किया हुआ घर अपने एम्प्लॉय को दिया है, तो देन आपने उसके अंदर पॉपुलेशन देखनी है कि जो जिस जगह पे वो घर है उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है। आपको क्वेश्चन में, बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर तो वो पॉपुलेशन 10 लाख तक है, 0 से लेके 10 लाख तक है, तो 7.5% लगाओगे उसकी सैलरी के अमाउंट के ऊपर। सैलरी आपको पता है ना, बेसिक सैलरी, डीएनएस, अलाउंस ऐड करके कमीशन, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन के आपको लिंक मिल जाएंगे। सो पहले जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिए सो दैट आपका टॉपिक कन्फ्यूजिंग ना हो।
ठीक है। और अगर आप लोगों की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से लेकर 25 लाख तक है, जिस एरिया में आपको घर दिया जा रहा है, तो आपकी सैलरी 10% जो है वो डिडक्ट होएगी। एंड अगर आप लोगों की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है जिस एरिया के घर में, तो 15% ऑफ सैलरी लगेगी। ठीक है, ये तब केस होएगा पॉपुलेशन वाला जब एम्प्लॉयर ने घर को खरीदा हुआ है। ठीक है, बट अगर घर को उसने किराए पर लिया है तो एक्चुअल जो वो उस रेंट जो उसने किराए पे लिया है, जो एम्प्लॉयर उसको किराए पे लेने पे जो रेंट पे कर रहा है एक्चुअल रेंट, लीस्ट रेंट पे और पेएबल बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर रेंट एक्चुअल पे कर रहा है वो, और 15% ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लेस होएगा वो होएगा टैक्सेबल। इसमें तो हमने पॉपुलेशन के बेस पे टैक्सेबल निकाल देनी है वैल्यू। इसमें हमने देखना है जो रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो, और जो 15% लगाना है जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसके ऊपर। दोनों में से जो अमाउंट लेस होगा वो होगा टैक्सेबल, अगर घर किराए का है तो। ठीक है, ये केस हो गया अनफर्निश्ड। अब है हमारा वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर हम लोगों ने फर्निश्ड अकोमोडेशन निकालनी है, इसमें क्या करना है, आपने जो भी इसकी वैल्यू निकली होगी ना अनफर्निश्ड की, जैसे इसमें निकली हमारी है, इसमें हमने टैक्सेबल निकाल लिया, इसमें से दोनों में से लेसर देख ली, उस वैल्यू के अंदर आप लोगों ने 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करनी है। मतलब आपको अगर कोई रेंट पे घर दिया है या रेंट अपना घर रेंट पे दिया है या कहीं से रेंट से खरीद के आपको दिया है, उस घर के अंदर आपको एक फर्नीचर मिला होगा, उस फर्नीचर की कॉस्ट का बोल रहे हैं 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर वो घर उसने खरीद के दिया है तो आपको उसकी कॉस्ट का 10% ऐड करना है। अगर वो खरीदा हुआ घर मतलब उसका खुद का घर है एम्प्लॉयर का, तो अगर तो उसने रेंट पे लेके दिया तो देन तो वो उसके अंदर इंक्लूड हो गया। ठीक है, एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर इफ टेक ऑन हायर, अगर वो उसने हायर पे लिया है तो हायर चार्जेस लगेंगे, वेदर चाहे फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे फिर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये चीज़ कंडीशन दोनों पे अप्लाई होगी। अब इसको थोड़ी और क्लैरिटी के लिए गाइज हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं, सो दैट थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, आप लोगों की बुक्स में एक क्वेश्चन होएगा, क्वेश्चन नंबर 10 था मेरी बुक में, मेरे पास जो बुक अवेलेबल है, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स देख सकते हो। अब इसमें क्या है देखिए, मिस्टर आर इज वर्किंग विद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एट अहमदाबाद। मिस्टर आर वर्क कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ अहमदाबाद में। वहाँ पे जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ पे पॉपुलेशन है अबव 25 लाख, पॉपुलेशन है अबव 25 लाख, 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% सैलरी। बट ये 15% लगाने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसको जो हाउस मिला है वो उसका खुद का हाउस है या उसने रेंट पे लेके दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सैलरी इनकम आर अंडर, ये हमें नीचे उसके सैलरी के पॉइंट बता रखे हैं। अब देखो सैलरी कितनी है, 30,000 रुपीज़ पर मंथ। डीएनएस अलाउंस कितनी है, ये डीएनएस अलाउंस को इन्होंने क्या किया, ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, इसको सैलरी का पार्ट ट्रीट किया है, 5,000 पर मंथ। बोनस दिया है 25,000 रुपीज़, बट इसके बीच में 15,000 रुपये हमारे ग्रेट्यूटियस हैं। ग्रेट्यूटियस क्या होते हैं, जो हमारा एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से हमें कोई हमारे काम को प्रोत्साहित करने के लिए हमें कुछ अमाउंट दे देता है या कोई गिफ्ट दे देता है उतने अमाउंट का, वो होता है ग्रेट्यूटियस। तो ये 15,000 का हमारे बॉस से हमें गिफ्ट मिला है एक तरह से, तो इसको हम लोग बोनस में इंक्लूड नहीं करेंगे। बोनस हम लोग लेंगे 25 - 15 = 10,000। तो कमीशन आ गई हम लोगों की आगे 2 लाख, और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दोनों रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3,000 पर मंथ। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जो पिछली वीडियो की थी उसमें था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो क्या इसका यूज पर्क में होगा? अब ये आप लोग सोचो, हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री हाउस, एम्प्लॉयर ने एक रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड किया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पर्क ऑफ रेंट फ्री हाउस, हमने पर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर्क हमारा टॉपिक है, भूल मत जाना। ठीक है, अब एक केस है इसमें, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। हाउस जो है, पहला केस बताया है कि घर जो है एम्प्लॉयर का खुद का है, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड उसकी फेयर रेंटल वैल्यू जो मार्केट में उसकी फेयर रेंटल वैल्यू है वो 45,000 है। अब देखो पहले केस में क्या है, उसने घर खुद का है, तो घर खुद का है, एकोमोडेशन ओन्ड, खुद का हाउस है, पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा थी, तो 15% लगाना है हमने उसकी सैलरी के ऊपर।
तो सैलरी के ऊपर 15% लगाने से पहले सैलरी निकालनी भी पड़ेगी। सैलरी हमें यहाँ पे गिवन है 30,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया 3,60,000। डीएनएस अलाउंस 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12 60,000। बोनस हमें गिवन है 25,000 बट 15,000 ग्रेट्यूटियस है, मैंने बताया निकाल दोगे तो बचा 10,000। उसके बाद कमीशन है 2 लाख रुपीज़। गाइज जो ये दोनों ने कंट्रीब्यूट किया इसको हम लोगों ने नहीं लेना, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक में खत्म हो गया। अब तो ये पर्क वाला टॉपिक आ गया, यहाँ पे साफ साफ बोला है आपने पर्क की वैल्यू निकालनी है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का क्या काम है भाई, इसमें कोई काम नहीं है, इसमें आपको अलाउंसेस मिलनी है, वो प्रोविडेंट फंड अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो आपने इस सारी सैलरी का टोटल किया, आ गई आपकी 6,30,000। अब इस केस में आपने क्या करना है, सीधा उसके ऊपर 15% लगा देना है, वो वैल्यू आपकी टैक्सेबल है। तो 6,30,000 के ऊपर आपने सीधा 15% लगा दिया, तो आपकी वैल्यू आ गई 94500। 94500 आपका ए केस का आंसर आ गया, जो यहाँ पे ए केस है उसका आंसर आ गया आपका 94500। सीधा सैलरी है उसके ऊपर 15% लगा दो, कुछ नहीं करना। ठीक है, आफ्टर दैट अब इसमें एक केस है जो ये नीचे था हमारा 10% वाला, वो अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे उसमें होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, फिलहाल सेकंड केस क्या है, इस केस में उसने हायर पे लिया, रेंट पे लिया घर। हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने हायर पे लिया है 4,000 पर मंथ। अब उसने किराए पे लिया है, तो इस केस में क्या देखना है, जो वो एक्चुअल रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर हाउस ओनर को वो, और एम्प्लॉय की सैलरी का 15%, एम्प्लॉय की सैलरी का 15% जो सैलरी निकाली 6,30,000 वो निकाल ली 15% 94500। अब जो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है वो कितने है 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12 48,000। अब आपने इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू, दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो देखनी है। कौन सी वैल्यू छोटी है 48,000, तो 48,000 करके आपका आ जाएगा आंसर। बस कुछ भी नहीं करना था, दोनों मैंने केसेस आपको जैसे समझाए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया है। एक में उसने घर खुद का है, एक में उसने किराए पे लिया है। तो एक एग्जांपल आई थिंक आपको इस टेबल की हेल्प से क्लियर होगी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इसी टेबल से रिलेटेड है, थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी होगी, थोड़ा बीच में इंक्लूडिंग होगा कुछ ना कुछ न्यू। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, टेबल हमारे सामने ही रहेगा। ठीक है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ हाउस फॉर ईच सिचुएशन सेपरेटली फ्रॉम पर्टिकुलर गिवन बिलो। हमें नीचे सिचुएशंस गिवन है 3, यहाँ पे नीचे आके रीड करेंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। सैलरी गिवन है 2,500 पर मंथ ड्यू टू लास्ट ऑफ द डेट। डीएनएस अलाउंस गिवन है 100% करना है सैलरी के ऊपर, बट 50% एंटर हुई है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, डीएनएस अलाउंस जो हम लोगों ने पीछे अलाउंस वाला टॉपिक किया था, जो पीछे हम लोगों ने अलाउंस वाला टॉपिक किया था, हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, क्योंकि वो अलाउंस वाला टॉपिक था तो जो यहाँ पे सैलरी होती थी वो हम लोग ऊपर सैलरी में ऐड करते थे, और नीचे हम लोग जो ये एंटर वाला पार्ट होता था वो लेते थे। बट अब इसमें क्या करना है, ये हमारा है पर्क वाला टॉपिक। तो इस टॉपिक में आपको क्या करना है, जो ये ब्रैकेट में होगी ना जितने परसेंट, वो लेनी है आप लोगों ने ऊपर सैलरी। अगर आपको ये चीज़ कुछ भी 50% या 60% नहीं गिवन तो आपने डीएनएस अलाउंस क्वेश्चन में नहीं लेनी। रिमाइंड माय वर्ड्स, अगर आपको ब्रैकेट में डीएनएस अलाउंस के साथ ये परसेंटेज या कुछ नहीं गिवन है तो आपने डीएनएस अलाउंस नहीं लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद आपको बोनस गिवन है 20,000, बट इसके अंदर भी ग्रेट्यूटियस बोनस इंक्लूड है 10,000, तो आप कितना बोनस लोगे, सिर्फ 10,000। कन्वेंस अलाउंस गिवन है आपको 1,000 पर मंथ, कन्वेंस अलाउंस ले लिया हम लोगों ने। आफ्टर दैट एंटरटेनमेंट अलाउंस है 500 पर मंथ, वो देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद अरियर्स ऑफ सैलरी, अगर आपका कुछ पिछले साल का बकाया है सैलरी का तो आप लोग उसको इस साल में नहीं ट्रीट करोगे, क्योंकि वो पिछले साल की इनकम में ट्रीट हो चुका है ऑलरेडी। आफ्टर दैट आपको कॉस्ट ऑफ फर्नीचिंग, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, अगर टेबल में आपने रिमाइंड रखा हो तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लगती है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली गिवन है, देखो, कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग इज़ 2 लाख एंड अ हायर एयर कंडीशनर इज़ प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ। जो एयर कंडीशनर घर दिया है उसको वो 6 मंथ के लिए है एवरी ईयर, और रेंट पे किया जा रहा है उस एयर कंडीशनर का 1,000 पर मंथ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन सिचुएशंस है नीचे। सिचुएशन 1, जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और रेंटल वैल्यू उस घर की है 2,500 रुपये पर मंथ। पहला केस पहले देख लें। अब वो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो टेबल में आपने देखा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लाइसेंस फीस और रेंट फिक्स बाय गवर्नमेंट, जो रेंट है वो गवर्नमेंट ने ही फिक्स कर दिया है। अब
पहले तो हमें इसके अंदर चाहिए हमारा ये चीज़ सैलरी वगैरह हम लोग निकाल ले जो हमें गिवन है। ऊपर सैलरी हमें गिवन थी 2500 पर मंथ, तो 3 लाख। DA जितना एंटर हुआ है 50% एंटर हुआ है सैलरी का, तो 50% ही लेना है। 3 लाख का हाफ 1,50,000। बोनस 10,000 लेना था, 10,000 ग्रेट्यूटियस था। कन्वेंस अलाउंस 1,000 पर मंथ है तो 12,000, और इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ है तो 6,000। तो ये सारा टोटल करके आपका आ गया 4,78,000। ठीक है जी। अब इसके बाद ए केस में सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो हमारा गवर्नमेंट का बंदा है और उसके 2,500 पर मंथ सैलरी है। तो लाइसेंस फ्री और रेंट फ्री बाय फिक्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कितना रेंट इसका फिक्स कर दिया 2,500 पर मंथ। 2,500 गुना 12 30,000 रुपये आ गया। और उसके बाद जो नीचे ये था, पहले हमने अनफर्निश्ड कॉस्ट निकालनी है, देन हमने फर्निश्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, जो अनफर्निश्ड कॉस्ट निकाली है उसमें 10% एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ओन बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चाहे वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट का है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट का है, हमने ये कॉस्ट ऐड करनी है 10% ऑफ एक्चुअल। तो जो हमने 2,500 गुना 12 करके 30,000 ले लिया। अब हमने देखना है 10% ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 10% कितना आ गया जी हमारा 20,000। और अब यहाँ पे क्या, जो गवर्नमेंट यहाँ पे फिक्स की हुई कॉस्ट है वो कितनी है, जो रेंट पे किया जा रहा है एयर कंडीशनर रूम का, जो ये देखिए रेंट पे इन रिस्पेक्ट बोला गया है यहाँ पे एयर कंडीशनर का 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ पे किया जा रहा है फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए एयर कंडीशनर वाला पॉइंट लेना आपने सारा ही कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग वाला। पहले 2 लाख 10% लग गया, उसके बाद 1,000 पर मंथ रेंट पे किया जा रहा है फॉर 6 मंथ। तो 1,000 इंटू 6 करके 6,000 ये ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट केस का आपका आंसर सिंपली गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले का क्या आया 56,000 फर्स्ट सिचुएशन का। ठीक है, सेकंड सिचुएशन रीड करते हैं। एम्प्लॉय जो है वो वर्क कर रहा है विद द पब्लिक गवर्नमेंट एट चंडीगढ़, जहां पॉपुलेशन है बिलो 10 लाख, 10 लाख से कम। हाउस जो है ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने घर खरीदा हुआ है, तो मतलब आपने ये वाला केस लेना है, खरीदा हुआ है, ओन्ड वाला केस है। ठीक है, और पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% लेंगे हम लोग सैलरी का। ठीक है जी। हाउस इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी फिक्स रेंटल वैल्यू है जो स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स की 2,000 पर मंथ, और हाउस जो उसको प्रोवाइड हुआ है विद द इफेक्ट ऑफ 1/5/2019 को। देखो फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारे अकाउंट्स की बुक में वो 1/4 से स्टार्ट होता है, 1/4 से लेके 31 मार्च होते हैं 12 महीने, पर ये उसको कब मिल रहा है 1/5 को, मतलब 11 महीने के लिए उसके पास 1/5 को मिल रहा है। 31 मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, मतलब 11 महीने। तो अब इसमें देखो हमारी जो रेंट की वैल्यू है, पहले तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिक्स की हुई है 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 करके उसको 11 महीने के लिए आप लोगों ने निकाल लेना है। ठीक है, 2,000 इंटू 12 करके उसको 11 महीने के लिए निकाल लेंगे, वो आ गया 22,000, ये निकल आई। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे हमारा कितना, यहाँ पे उसके बाद क्या बोला था, जो हम लोगों ने वैल्यू फर्निश्ड की है वो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। तो हम लोगों ने जो फर्नीचर की कॉस्ट थी 10%, वो पर हम लोग 10% तो निकाल रहे हैं, पर वो हमारी कितने महीनों के लिए 12 मंथ्स के लिए। तो हम लोगों ने कितने मंथ्स की निकालनी है 11 मंथ्स की। 11 मंथ्स की निकाल ली 18,333.33। और सेम वही जो रेंट का हम लोग केस ऊपर भी कर रहे थे, जो ये 6,000 का था, 1,000 पर मंथ रेंट पे किया जा रहा है फॉर 6 मंथ्स के लिए 6,000, तो वो फिर से इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड गाइज एक पॉइंट आपको और क्लैरिटी कर दूं, हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक किया, सॉरी फॉर दैट। इसमें क्या था, हम लोगों ने देखा कि वो घर खरीदा हुआ है। ठीक है, हम लोग ये चीज़ देख रहे थे, बट ये किसके लिए है, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये सेकंड केस भी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हम लोग ध्यान से रीड करें, एम्प्लॉय इज वर्किंग विद पंजाब गवर्नमेंट एट चंडीगढ़, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट का बंदा है। फिर वो घर गवर्नमेंट का खरीदा खुद का है या नहीं, देखो वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेदर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट घर उसका खरीदा हुआ है कि नहीं। जहाँ पे हमने एक नोट भी पढ़ा था, वेदर
घर उसका खरीदा हुआ है चाहे नहीं खरीदा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने घर खरीदा हुआ है बट वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट का है, तो मतलब यही केस अप्लाई होना था, जो गवर्नमेंट ने अमाउंट फिक्स करा है वो प्लस उसमें कॉस्ट हमने फर्निश की ऐड करनी थी। जो फर्स्ट केस सिचुएशन में किया था सेम वही सेकंड सिचुएशन भी थी। हमने ध्यान से यही चीज़ें रीड करनी है। ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, ये पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, सेम बात वही आ गया, पंजाब गवर्नमेंट है, चंडीगढ़ ले लो, ठीक है। सिचुएशन 3 में क्या है, एम्प्लॉय इज वर्किंग इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब एम्प्लॉय वर्क कर रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, गवर्नमेंट के साथ वर्क नहीं कर रहा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ वर्क कर रहा है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में वर्क कर रहा है, जहाँ पे पॉपुलेशन अबव है 25 लाख और उसको रेंट पे बाय कंपनी ने ना उसको रेंट पे किया है 8,000 पर मंथ और एम्प्लॉय पे कर रहा है 3,000 पर मंथ एज अ रेंट। अब देखो इस केस में क्या है, घर किराए का है जी, घर किराए का है, बंदा पहली बात तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, हमने देखा वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वर्क करता है, कंपनी में वर्क करता है, तो ये केस अप्लाई होना है। घर उनका खुद का नहीं है, किराए के लिए कंपनी पैसे दे रही है, तो ये केस देखना है हमने। जो एक्चुअल रेंट कंपनी हमें एम्प्लॉयर हमें दे रहा है, एम्प्लॉयर हमें एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहा है जी, एम्प्लॉयर हमें पे कर रहा है रेंट पे बाय कंपनी 8,000 पर मंथ, तो 8,000 पर मंथ हमें कंपनी पे कर रही है, 8,000 इंटू 12 कर लीजिए, आपका आ जाएगा 96,000 आई थिंक, 8,000 इंटू 12 96,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है, जो हमें कंपनी रेंट पे कर रही है। और दूसरा क्या देखना है हम लोगों ने, 15% ऑफ एम्प्लॉई की सैलरी का 15%, तो एम्प्लॉई की सैलरी कितनी थी 4,78,000, इसके ऊपर लगा दो 15%, 71700 आ गया। इन दोनों में से आपने क्या देखना है, लीस्ट वैल्यू निकाल ली 71700। उसके बाद अगेन वही केस दोहराना है, 10% एक्चुअल कॉस्ट ऐड करनी है और जो हमारा ऊपर कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग वाला पॉइंट है इसके ऊपर 10% ऐड, और जो ये 1,000 फॉर 6 मंथ है ये ऐड, ठीक है, तो 20,000 एंड 6,000 वो आ गया। अब इस केस में क्या है, एम्प्लॉय भी पे कर रहा है, जो एम्प्लॉयर उसको 8,000 रुपये पर मंथ दे रहा है, बदले 8,000 का घर किराए पे, पर मंथ का किराया 8,000 है जिस घर का, वो कंपनी एम्प्लॉयर को दे रही है, बदले में एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कंपनी को 3,000 रुपये पर मंथ एज अ रेंट पे कर रहा है, जबकि कंपनी को वो घर 8,000 का पड़ रहा है पर एम्प्लॉय से वो सिर्फ 3,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं। तो मतलब जो एम्प्लॉय को घर मिल रहा है वो उसको कितने में मिल रहा है, 3,000 में, क्योंकि वो तो 3,000 पे कर रहा है, बाकी तो कंपनी पे कर रही है ना, तो जितना वो पे कर रहा है, अगर आपको सिंपल रखना है इसको, तो जो वो एक्चुअल कंपनी अमाउंट कंपनी को पे कर रहा है उसको डिडक्ट कर दो, टोटल रेंट इतना था, इतना तो एम्प्लॉय पे कर रहा है, उसको रेंट को लेस कर दो, बाकी का अमाउंट आ जाएगा हमारा टैक्सेबल, ठीक है। ये सिंपल केसी सिचुएशंस थी, 3 सिचुएशंस थी इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, इसके बाद जो 2-3 एग्जांपल्स हो रहे हैं मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँ, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी आपके लिए, तो इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए, इसके बाद एंड करते हैं वीडियो को। बाकी जो मैं बता रही थी आपको 2 पॉइंट्स और है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगी, सो दैट ये वीडियो लेंथी ना हो जाए आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए, P&Q आर ऑफिसर इन दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। P&Q 2 बंदे हैं, ये ऑफिसर्स हैं स्टेट बैंक में। बैंक हैज़ अलॉटेड फ्री ऑफ रेंट आइडेंटिकल फ्लैट्स, बैंक ने दोनों को फ्री, रेंट फ्री 2 फ्लैट्स दिए हैं, P को अलग Q को अलग। कहाँ दिए हैं, नरीमान पॉइंट मुंबई में, जहाँ पॉपुलेशन है 25 लाख से ज़्यादा। उसकी एक्चुअल में जो रेंट पे घर दिए हैं फेयर वैल्यू कितनी है, 16,000 पर मंथ। P वाज प्रमोटेड इट्स चीफ ऑफिसर, P को प्रमोट कर दिया गया चीफ ऑफिसर में, बट ही वाज कंटिन्यू, बट फिर भी वो सेम फ्लैट में रह रहा है। बैंक हैज़ ऑल्सो फर्निश द अबव फ्लैट, बैंक ने भी उसको फर्निश किया है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो उस फ्लैट के अंदर उनको फर्नीचर प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग 2,50,000 है। उसके बाद ये नीचे सैलरी निकालने के लिए दिए हुए हैं, बेसिक सैलरी 60,000 P की, क्यू की 50,000, DNS अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल, पेट्रोल, ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद डिटरमाइन दी पर्क वैल्यू ऑफ फ्लैट इन दी हैंड्स ऑफ P&Q, 2 चिल्ड्रन आर स्टडिंग एंड स्टेइंग इन हॉस्टल। यहाँ पे देखो चिल्ड्रन स्टडी और एजुकेशन का दिया ना, एजुकेशन और हॉस्टल अलाउंस। नीचे क्या बता दिया कि जो एजुकेशन और हॉस्टल दोनों है ना, उसके अंदर 2-2 बच्चे कर रहे हैं स्टडी। 2 चिल्ड्रन आर स्टडिंग एंड स्टेइंग इन हॉस्टल एंड ईच केस,
2 बच्चे ही पढ़ रहे हैं और 2 बच्चे ही हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं। एजुकेशन मतलब पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन हॉस्टल स्टेइंग कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग पी केस में देख लेते हैं। पी केस में सैलरी कितनी है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12। उसके बाद डीएनएस अलाउंस, जो डीएनएस पे है, डीएनएस पे के साथ एंटर है तो डीएनएस पे हम लोग लेंगे। डीएनएस अलाउंस के साथ मैंने बोला था ना एंटर लिखा होना चाहिए, मतलब कितने % एंटर हुआ है वो लेना है। हमने कुछ भी नहीं लिखा, नहीं लेंगे हम लोग। उसके बाद एजुकेशनल अलाउंस 1300 पर मंथ। एजुकेशनल अलाउंस 1300 पर मंथ है। जो मैंने इससे पहले अलाउंसेस वाली आप लोगों को वीडियो करवाई थी ना गाइज, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेशन अलाउंस मिलती है ना, उसमें से एक फैमिली के 2 बच्चों को, मतलब एक बच्चे को 100 रुपीज़ पर मंथ एग्जम्प्ट होती है। तो 2 बच्चे एक फैमिली में से मैक्सिमम को एग्जम्प्ट होगी। अगर एक फैमिली के 3 बच्चे हैं तो उनको एग्जम्प्ट नहीं होगी। तो वैसे भी नीचे बोला ही हुआ है 2 चिल्ड्रंस ही हैं। तो एजुकेशन अलाउंस अगर एक बच्चे को 100 रुपीज़ तो 2 बच्चों को 200 इंटू 12 करके आप लोग एजुकेशन अलाउंस में से लेस कर दोगे 2400, तो 13,200 आपका बच जाएगा बाकी का एजुकेशन अलाउंस। और इसी तरह जो हॉस्टल का अलाउंस है, चिल्ड्रन अगर हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं 1800 पर मंथ है। पर स्टूडेंट को 300 तक एग्जम्प्ट है। पर स्टूडेंट को 300 तक हॉस्टल में स्टे करना एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे भी 2 चिल्ड्रंस है, मतलब 2 चिल्ड्रंस है तो 300 इंटू 2 600, 600 इंटू 12 7200 यहाँ पे भी एग्जम्प्ट है। तो 14400 आ जाएगा आपका हॉस्टल का अमाउंट। उसके बाद पेट्रोल अलाउंसेस 900 पर मंथ इंटू कर दोगे, ये आपकी निकल आएगी यहाँ पे सैलरी। ठीक है जी, यहाँ पे निकल आएगी आपकी पी की सैलरी। सेम वे से आपने यहाँ पे क्यू की सैलरी निकालनी है। सेम आपने एजुकेशन लेस करनी है, सेम आपने हॉस्टल लेस करनी है। यहाँ पे आपकी क्यू की सैलरी निकल आएगी। ठीक है, इतनी क्लैरिटी होगी आपको। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है कि उसको घर जो मिला है वो रेंट पे मिला है, मतलब रेंटल वैल्यू है। देखो कंपनी के यहाँ पे देखो P&Q ऑफिसर्स थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। बैंक ने उनको अलॉट किए हैं रेंट फ्री घर दिए हैं बैंक ने, पर बैंक तो उसका रेंट पे कर रहा है ना। देखो फेयर मार्केट रेंट ऑफ ईच फ्लैट, जो मार्केट में उसका रेंट पे कर रहे हैं वो 16,000 पर मंथ। 16,000 पर मंथ वो रेंट पे कर रहे हैं, मतलब उसको घर रेंट पे लेके दिया है। तो अगर उसको घर रेंट पे लेके दिया है तो क्या केस लगना है कि एक्चुअल जो लीस्ट रेंट कंपनी पे कर रही है वो, और 15% ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी, दोनों में से जो भी होगा लेस। देन उसके बाद हम लोग उसमें करेंगे कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग ऐड। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे रेंट कितना पे हो रहा है 16,000 पर मंथ। तो 16,000 इंटू 12 करा 1,92,000। और सेकंड क्या करना था 15% ऑफ सैलरी, तो इसके ऊपर लगा दो 15%। दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू है वो ले ली हम लोगों ने यहाँ पे टैक्सेबल। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे 10% हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग ऐड करनी। मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितनी है 2,50,000 रुपीज़। इसके ऊपर आपको ऐड करना है 10%, तो आप इसके ऊपर 10% लगाओगे 25,000। तो पी की रेंटल फ्री वैल्यू निकल आएगी 156760। ठीक है, सेम एज इट इज़ है क्यू का, दोनों का सेम है। मैंने पहले ऊपर हमने रीड किया, दोनों का सेम है, बस हम लोगों ने अलग अलग निकालना है। अब इसमें भी सेम वही केस है, घर तो उसको रेंट पे ही दिया ना, तो 15% उसकी सैलरी का देख लो। अमाउंट अलग अलग है, अमाउंट चेक करके करना से ये ना वो फटाफट सेम कर दो सारा। 15% निकाल देना पहले सैलरी का, एंड रेंट वो कंपनी पे कर रही है 16,000, तो अगेन ये वाली वैल्यू सेम। तो देख लेना लीस्ट वैल्यू कौन सी है वो वैल्यू, प्लस उसमें 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग, क्यू की भी रेंटल फ्री वैल्यू निकल आई। ठीक है जी गाइस, बेसिक जो आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया, ये टेबल, इस टेबल से रिलेटेड सारा डाटा था। तो अगर आपको ये टेबल की क्लैरिटी है तो आपको आज की वीडियो की काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, बाकी जो मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी, हॉस्टल की एक एकोमोडेशंस है, 1-2 और है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही टॉपिक को लेके चलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। ये वीडियो आई थिंक 35 मिनट्स की हो चुकी है, सो दैट आप लोग इतना बैठ भी नहीं पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे, और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी हिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करते हैं। एंड आई होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एंड गाइज जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो कोई फ्रेंड याद आ जाए तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।